हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी बायोमेट्रिक और इसमें हमारा चैप्टर 4 चल रहा है जिसका नाम है इकोनॉमिक प्लानिंग। इसमें हम इकोनॉमिक प्लानिंग की इंट्रोडक्शन कर चुके हैं, प्लानिंग क्या होती है ये भी कर चुके हैं। आज हम करेंगे ओरिजिन एंड एक्सपेंशन ऑफ प्लानिंग। अब प्लानिंग का ओरिजिन कहाँ से हुआ और कैसे कैसे फिर आगे प्लानिंग एक्सपैंड हुई, ये सब चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। प्लानिंग बेसिकली क्या है? प्लानिंग बेसिकली एक मेथड है जिससे हम फास्टर इकोनॉमिक प्रोग्रेस कर सकते हैं। प्लानिंग के साथ अगर हम चलेंगे तो जो हमारी प्रोग्रेस है वो थोड़ी फास्टर हो जाएगी। अदरवाइज हो सकता है जो हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस है वो अच्छे से ना हो। इसीलिए हम प्लान्स के अकॉर्डिंग चलते हैं, हम इकोनॉमिक प्लानिंग करते हैं, अपनी इकोनॉमी के बारे में प्रॉपर प्लान करते हैं और फिर आगे उस प्लान के अकॉर्डिंग काम करते हैं। और ये वाला जो प्लानिंग वाला प्रोसेस है ना, इकोनॉमिक प्लानिंग वाला, ये अलग अलग कंट्रीज़ ने अलग अलग टाइम पे अलग अलग लेवल्स पे ट्राई किया हुआ है। सभी कंट्रीज़ ने ट्राई किया, जो कंट्री सक्सेसफुल हो जाती है उसके मॉडल को फिर बाकी कंट्रीज़ भी फॉलो करती है। अब जो प्लानिंग होती है ना, ये एक तो होती है रीजनल लेवल पे। रीजनल लेवल पे प्लानिंग का क्या मतलब है कि एक पर्टिकुलर रीजन को उठाया और उसकी प्लानिंग करी कि हम इस रीजन में ये चीज़ें करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी भी स्टेट की एग्जाम्पल ले लेंगे, पंजाब की एग्जाम्पल ले लो कि पंजाब में इन्होंने सोचा कि जो हमारी सतलुज रिवर है ना, हम सतलुज रिवर की डेवलपमेंट करेंगे। यहाँ पे हम डैम बनाएंगे, साथ में हम कुछ और मतलब यहाँ पे जो फ्लड कंट्रोल के लिए हम बहुत सारे काम करेंगे। तो हम एक उस पर्टिकुलर रीजन की प्लानिंग कर रहे हैं कि हम इस सतलुज रिवर पे ये चीज़ें बनाएंगे। तो ये क्या है? एक रीजनल प्लानिंग है, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर रीजन को डेवलप करने की बात कर रहे हैं। और ये वाली जो रीजनल प्लानिंग थी ना, ये सबसे पहले यूएसए में शुरू करी थी। यूएसए ने सबसे जो फर्स्ट रीजनल प्लान था वो यूएसए ने किया था 1916 में। टेनेसी वैली अथॉरिटी में इन्होंने ये प्लान सेटअप करा था। वहाँ पे इन्होंने क्या प्लान करा था कि यहाँ पे हम करेंगे लार्ज स्केल रिहेबिलिटेशन होगी साउथ ईस्टर्न यूएसए में, जिसमें कि हम 7 स्टेट्स के कुछ पार्ट्स को कवर करेंगे। वहाँ पे उनका मेन एम क्या था? वहाँ पे वो क्या करना चाहते थे, क्या डेवलपमेंट करना चाहते थे? वो चाहते थे कि यहाँ पे हम फ्लड्स को कंट्रोल करेंगे, सॉइल कंजर्वेशन करेंगे, लोगों को हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा हम यहाँ पे इंडस्ट्री की डेवलपमेंट करेंगे, फॉरेस्ट लगाएंगे, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पे काम करेंगे, टाउन प्लानिंग करेंगे, रोड नेटवर्क बनवाएंगे, रेलवे नेटवर्क बनाएंगे, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को हम इनकरेज करेंगे। और इस ये वाला जो पर्टिकुलर रीजन है, यहाँ पे हम मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए भी इनिशिएटिव्स लेंगे। अब ये वो जो यूएसए का एक्सपीरियंस था ना रीजनल प्लानिंग का, ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा। इनके जो वेल डिफाइंड गोल्स थे वो इन्होंने फुलफिल किए। फिर यहीं पे जो यूएसए की ये प्लानिंग थी, इसको रोल मॉडल मानते हुए फिर बाकी की कंट्रीज भी इनसे इंस्पायर होकर फिर उन्होंने भी आने वाले डिकेड्स में अपनी कंट्री में रीजनल प्लानिंग का प्रोसेस शुरू करा। जैसे कि इंडिया में 1948 में दामोदर वैली कॉरपोरेशन हमने शुरू करा था। 1966 में घाना में हुआ था वोल्टा रिवर प्रोजेक्ट। ये इन्होंने यूएसए से इंस्पायर होकर ही ये प्रोजेक्ट्स अपनी कंट्री में शुरू करे थे। फिर सेकंड आती है नेशनल प्लानिंग। अब नेशनल प्लानिंग क्या होती है? नेशनल प्लानिंग होती है नेशनल लेवल पे प्लान करना। 1917 में रशिया में हुई थी बोल्शेविक रेवोल्यूशन। अब इसमें जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई थी तो इससे वो कुछ ज़्यादा इतने सेटिस्फाइड नहीं थे। तो 1928 में जो जोसेफ स्टालिन थे ना रशिया में उस टाइम पे, ये बहुत ही क्रूअल पर्सन थे। ये सिर्फ अपने बारे में सोचते थे, इनको बाकियों के साथ कोई लेना देना नहीं था। तो उस टाइम पे फिर इन्होंने सेंट्रल प्लानिंग की एक पॉलिसी अनाउंस करी थी रशिया के लिए। तो उस टाइम पे इन्होंने क्या किया? रशिया में इन्होंने एग्रीकल्चर की कलेक्टिवाइजेशन करी और फोर्स्ड ड्राफ्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन लेकर आए। और ये इनके कुछ न्यू पॉलिसी इनिशिएटिव थे जो स्टालिन ने उस टाइम पे अनाउंस करे थे 1928 में। इकोनॉमिक प्लानिंग के साथ साथ इकोनॉमिक प्लानिंग तो चल ही रही थी, साथ में उन्होंने बोला था कि एग्रीकल्चर की कलेक्टिवाइजेशन होगी। एग्रीकल्चर की कलेक्टिवाइजेशन क्या होता है कि हम जो बहुत सारे फार्म्स है ना, छोटे छोटे फार्म्स है, सबको इकट्ठा करके एक बड़ा फार्म बनाएंगे और बड़े लेवल पे हम एग्रीकल्चर का काम शुरू करेंगे। तो जो सोवियत यूनियन था उसने अपना जो फर्स्ट प्लान बनाया था वो बनाया था 1928 से लेकर 33 तक। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था सोवियत यूनियन का वो 1928 से शुरू होता है। और वर्ल्ड में भी फिर ये वाला जो 5 ईयर प्लान्स का जो एक्सपीरियंस था वो पहला एक्सपीरियंस था जो रशिया कर रहा था नेशनल लेवल पे प्लानिंग का, क्योंकि पूरे रशिया के लिए वो प्लान कर रहा था इकोनॉमिक प्लानिंग का। ये वाला जो इनका फर्स्ट प्लान था
ये एक नेशनल प्लान था और ये रशिया का फर्स्ट एक्सपीरियंस था। इससे पहले और किसी भी कंट्री में ऐसा प्लान कोई नहीं बना था। और ये वाला जो 5 ईयर प्लान था ना, इसका स्लोगन था ग्रेट लीप फॉरवर्ड। और ये वाला जो इनिशिएटिव था, इसका मेन एम क्या था? रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन करना थ्रू द इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग एट द नेशनल लेवल। नेशनल लेवल पे इकोनॉमिक प्लानिंग के थ्रू इनका मेन मकसद था कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को थोड़ा तेजी से करेंगे। हमारी कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन भी होनी चाहिए और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है वो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो थोड़ा फास्ट इन्होंने करा था। अब ये जो सोवियत प्लानिंग था ना, इसकी ये जो 5 ईयर प्लान था, इसको गोस प्लान भी बोलते हैं। और ये वाला जो प्लान था, इसके कहीं ना कहीं अगर हम देखें, या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस रहा है बाकी की कंट्रीज पे भी। रशिया के ये जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, इसके बाद जो वर्ल्ड की बाकी की कंट्रीज थी, उन्होंने भी इकोनॉमिक प्लानिंग का प्रोसेस शुरू करा था। इवन के जो स्टेट इकोनॉमीज थी या मिक्स्ड इकोनॉमीज थी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज ने भी ट्राई किया था कि वो नेशनल प्लान्स बनाएंगे, 5 ईयर प्लान्स बनाएंगे। इंडिया पे अगर हम बात करें, इंडिया पे तो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है सोवियत की ये जो 5 ईयर प्लान था इसका, क्योंकि जो इंडिया का फर्स्ट 5 ईयर प्लान था ना, वो भी रशिया के फर्स्ट 5 ईयर प्लान से कुछ मिलता जुलता ही था। अब जो रशिया का फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, उस पे इन्होंने किस चीज पे जोर दिया था? इन्होंने बोला था कि हम लाइट इंडस्ट्रीज की जगह पे हैवी इंडस्ट्रीज सेटअप करेंगे और जो कंज्यूमर गुड्स है ना, उसको हम रेजिड्यूल सेक्टर पे रखेंगे। पहले हम जो हमारे प्रायोरिटी सेक्टर्स है, उनके जो टारगेट्स है उसको मीट करेंगे, उसके बाद हम रेजिड्यूल सेक्टर पे आएंगे और लाइट इंडस्ट्रीज की जगह पे हम हैवी इंडस्ट्रीज सेटअप करेंगे। और अगर हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया का जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, उस पे भी हमने इंडस्ट्री पे ही फोकस करा था। इंडिया का फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब शुरू हुआ था? 1951 से शुरू हुआ था। तो ये जो सोवियत मॉडल था इकोनॉमिक प्लानिंग का, ये फिर बाद में इंडिया पे तो चलो इसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस देखने को मिलता ही है, बाद में फिर ये ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज में भी स्प्रेड हुआ था, स्पेशली वर्ल्ड वॉर सेकेंड के खत्म होने के बाद, ठीक है। और इसकी जो प्योरेस्ट फॉर्म है ना, ये जो इकोनॉमिक मॉडल है, जो स्टेट इकोनॉमी है, अगर हम बात करें तो जो इंपैरेटिव प्लानिंग है, इंपैरेटिव प्लानिंग की जो प्योरेस्ट फॉर्म है ना, ये देखने को मिलती है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में 1949 में, उस टाइम पे जो चाइना का सिस्टम था, ठीक है। अब देखो, जो इकोनॉमीज होती है, एक तो कमांड इकोनॉमीज होती है, एक स्टेट इकोनॉमीज होती है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? स्टेट इकोनॉमीज में जितने भी रिसोर्सेस है, उस पर गवर्नमेंट की ओनरशिप होती है लेबर को छोड़ के। और जो कमांड इकोनॉमीज है ना, जैसे अगर हम चाइना की बात करें 1949 के टाइम पे, तो 1949 में चाइना में क्या था? चाइना में जितने भी रिसोर्सेस थे, सब पे गवर्नमेंट की ओनरशिप थी, इंक्लूडिंग लेबर। लेबर भी गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंडर ही काम करती थी उस टाइम पे चाइना में। अगर हम अर्ली 1940s की बात करें, तो उस टाइम पे जो नेशनल प्लानिंग का कॉन्सेप्ट आया था ना, वो फ्रांस से आया था। 1940 से पहले फ्रांस ने सबसे पहले नेशनल प्लानिंग का जो काम था वो शुरू करा था, फिर उसी से इन्फ्लुएंस होकर वर्ल्ड के बाकी कंट्रीज ने भी नेशनल प्लानिंग का काम शुरू करा था। जो फ्रांस है, उन्होंने अपने जो इकोनॉमिक प्लानिंग थी वो नेशनल लेवल पे शुरू करी थी, और साथ ही साथ इन्होंने मिक्स्ड इकोनॉमी वाला जो कॉन्सेप्ट था वो भी अनाउंस कर दिया था, ऑफिशियली अनाउंस कर दिया था फ्रांस ने, कि जो हमारी अब इकोनॉमी होएगी वो मिक्स्ड इकोनॉमी रहेगी। फिर नेक्स्ट आती है टाइप्स ऑफ प्लानिंग। अब जो प्लानिंग है, प्लानिंग के बहुत सारे इंपैरेटिव्स होते हैं। अगर हम देखें, बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं, इंपैरेटिव नहीं सॉरी, जो प्लानिंग है ना, प्लानिंग के बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं। अगर हम बात करें प्लानिंग की टाइप की, ठीक है, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन की टाइप की, क्योंकि अब देखो अलग अलग इकोनॉमीज होती है, कोई स्टेट इकोनॉमी है, कोई मिक्स्ड इकोनॉमी है, कोई कमांड इकोनॉमी है, तो उस हिसाब से जो प्लानिंग है, प्लानिंग के अलग अलग वेरिएंट्स ही रहते हैं, ठीक है। अगर हम प्लानिंग की एवोल्यूशन की बात करें, तो प्लानिंग के बेसिकली दो टाइप्स है, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम प्रेवलेंट इन द कंट्री, ठीक है। कंट्री में देखो कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम होगा, या तो स्टेट इकोनॉमी होगी या फिर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होगी। पहले तो यही चलता था ना, बाद में फिर मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट आया था। पहले स्टेट इकोनॉमी थी या फिर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी थी। तो उसके बेसिस पे जो प्लानिंग होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है इंपैरेटिव प्लानिंग, एक होती है इंडिकेटिव प्लानिंग। जो इंपैरेटिव प्लानिंग है ना, ये स्टेट इकोनॉमीज में चलती है, ठीक है। जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है, वहां पे इंपैरेटिव प्लानिंग काम नहीं करती, ये सिर्फ और सिर्फ स्टेट इकोनॉमीज में ही काम करती है। स्टेट इकोनॉमीज में कौन कौन सी आ जाती है? सोशलिस्टिक इकोनॉमी हो या फिर कम्युनिस्ट। सोशलिस्ट रशिया की होगी, कम्युनिस्ट चाइना की होगी 1949 के टाइम पे।
तो ये वाली जो प्लानिंग होती है ना, इंपैरेटिव प्लानिंग, इसको डायरेक्टिव प्लानिंग भी बोलते हैं, टारगेट प्लानिंग भी बोलते हैं। इसके दो मेन वेरिएंट्स होते हैं, कौन कौन से? एक तो सोशलिस्ट सिस्टम होता है, एक इसमें होता है कम्युनिस्ट सिस्टम। ठीक है, दो चीजें इसमें आती है, सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट। सोशलिस्ट की अगर हम बात करें तो सोशलिस्ट में जितने भी इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं वो सारे के सारे सेंट्रलाइज्ड होते हैं। जितने भी रिसोर्सेज हैं उनकी जो कलेक्टिव ऑनरशिप होती है वो स्टेट के हाथ में होती है। स्टेट मींस गवर्नमेंट के हाथ में होती है, लेबर को छोड़ के, एक्सेप्ट लेबर। ठीक है, फॉर एग्जांपल रशिया। ठीक है, सोशलिस्ट सिस्टम में सारे के सारे रिसोर्सेज की ऑनरशिप लेबर को छोड़ के स्टेट के हाथ में होती है। कम्युनिस्ट सिस्टम में क्या होता है? कम्युनिस्ट सिस्टम में सारे के सारे रिसोर्सेज की ऑनरशिप इंक्लूडिंग लेबर, सारी की सारी जो रिसोर्सेज की ऑनरशिप है वो स्टेट के हाथ में होगी, और जो लेबर है ना, इवन जो लेबर काम करती है वो भी स्टेट के अंडर ही काम करती है। एग्जांपल चाइना इन 1949 के टाइम पे जो चाइना था वो कम्युनिस्ट था। तो जो कम्युनिस्ट चाइना था, चाइना को हम क्या बोलते हैं? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इंपैरेटिव प्लानिंग। इंपैरेटिव प्लानिंग की अगर प्योरेस्ट एग्जाम्पल की बात करें ना, प्योरेस्ट एग्जाम्पल चाइना ही आती है, क्योंकि चाइना में हर एक चीज जो है वो स्टेट के कंट्रोल के अंडर काम करती है। अगर हम सोवियत यूनियन की बात करें, सोवियत यूनियन मीन्स रशिया, अगर हम रशिया की या सोवियत यूनियन की बात करें तो उस टाइम पे रशिया में भी, अब 1928 में नो डाउट स्टालिन का बोलबाला था, स्टालिन काफी मतलब डोमिनेट कर रहा था रशिया को, बट स्टिल वहां पे थोड़ी बहुत मार्केट, लिटिल बिट मार्केट वहां पे एग्जिस्ट करती थी। जो उस टाइम पे कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर उन्होंने बोल दिया था, वो भी चल रहा था, बट स्टिल जो 94% जो पीजेंट्स थे ना, सोवियत पीजेंट्स थे, वही इस प्रोसेस में इंक्लूडेड थे। 94% पीजेंट्स ही, पूरे के पूरे 100% पीजेंट कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के फेवर में नहीं थे। 94% सोवियत पीजेंट्स ही थे जो इस प्रोसेस में इंक्लूडेड थे। अब जो इंपैरेटिव प्लानिंग है, इसके मेन फीचर्स क्या है? फर्स्ट आता है कि इसमें जो है टारगेट्स होते हैं वो न्यूमेरिकल टारगेट्स होते हैं, लाइक क्वांटिटेटिव टारगेट्स होते हैं। फिक्स टारगेट होता है, फिक्स करते हैं कि हम इतने % ग्रोथ अचीव करेंगे या इतनी डेवलपमेंट करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि हमने प्लान करा है कि आने वाले 5 या 6 सालों में हम 5 लाख टन ऑफ स्टील प्रोड्यूस करेंगे, या फिर आने वाले 5-6 सालों में हम 2 लाख टन ऑफ सीमेंट प्रोड्यूस करेंगे, या फिर 10,000 किलोमीटर तक के हम नेशनल हाईवेज बनाएंगे। मतलब एक फिक्स टारगेट होते हैं, न्यूमेरिकल टारगेट होते हैं, एक नंबर होता है इसमें कि 10,000 किलोमीटर तक के हमने नेशनल हाईवेज बनाने हैं आने वाले 5 सालों में, 5,000 प्राइमरी स्कूल बनाने हैं आने वाले 5 सालों में, 10,000 हमने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनाने हैं आने वाले 5 सालों में। मतलब एक फिक्स टारगेट है यहाँ पे कि इतना जो टारगेट अचीव करना है तो करना है। और ये पॉसिबल भी था उस टाइम पे। कैसे पॉसिबल था? क्योंकि जो रिसोर्सेज पे ऑनरशिप राइट्स थे ना, वो गवर्नमेंट के थे, स्टेट के कंट्रोल के अंडर ही थे सारे रिसोर्सेज। इसीलिए जो प्लान्ड टारगेट्स होते थे उनको अचीव करना उस टाइम पे पॉसिबल भी होता था। और मार्केट का उस टाइम पे ना के बराबर रोल होता था, मार्केट का उसमें कोई रोल नहीं होता था, ना ही कोई प्राइस मैकेनिज्म होता था। जितने भी इकोनॉमिक डिसीजंस होते थे वो सारे के सारे स्टेट गवर्नमेंट ही लेती थी, स्टेट या गवर्नमेंट लेती थी। ठीक है, जो भी कंट्री की गवर्नमेंट होती थी वही सारे के सारे इकोनॉमिक डिसीजंस लेती थी। प्राइस मैकेनिज्म क्या होता है? प्राइस मैकेनिज्म होता है कि डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से प्राइस बढ़ना या कम होना। बट उस टाइम पे सब चीजें, जो जितने भी रिसोर्सेस थे वो गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंडर थे, तो प्राइस मैकेनिज्म नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। जितनी डिमांड होती थी उस हिसाब से सप्लाई हो जाती थी। नहीं तो क्या होता है कि सप्लाई कम होती है किसी चीज की, डिमांड ज्यादा हो गई तो वो क्या करते हैं, रेट बढ़ा देते हैं। जैसे कोरोना के टाइम पे आपने देखा होगा, हैंड सैनिटाइजर हो गया, मास्क हो गया, इन सब चीजों की स्टार्टिंग में क्या हुआ, डिमांड ज्यादा हो गई थी, सप्लाई पीछे से कम थी, जिसके चलते हुए इन चीजों के रेट बढ़ गए थे। ठीक है, हैंड सैनिटाइजर बहुत महंगे बिकने लगे थे, जो मास्क थे वो भी स्टार्टिंग में बहुत महंगे होते थे। खैर अभी तो कोरोना के बाद थोड़े फिर से सस्ते हो गए। तो बट उस टाइम पे अब इनकी डिमांड एकदम से बढ़ी और सप्लाई पीछे से इतनी ज्यादा नहीं थी, जिसके चलते हुए इनके प्राइस बढ़ गए। बट जहां पे गवर्नमेंट का ही कंट्रोल है हर चीज पे, तो वहां पे प्राइस मैकेनिज्म नाम की कोई चीज नहीं होती। इकोनॉमी में कोई प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं होती, कोई पार्टिसिपेशन नहीं होती, कोई भी प्राइवेट प्लेयर इकोनॉमी में काम नहीं करता। सिर्फ और सिर्फ स्टेट ही, जितने भी इकोनॉमिक रोल होते हैं सारे के सारे इकोनॉमिक रोल स्टेट ही प्ले करती है।
अब जो इम्पेरेटिव प्लानिंग है ना, ये सिर्फ और सिर्फ कमांड इकोनॉमीज में ही पॉसिबल है। अब यहाँ पे कैपिटलिस्टिक सिस्टम है जहाँ पे गवर्नमेंट के हाथ में ही कुछ नहीं है, सारे प्राइवेट प्लेयर अपना काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर गवर्नमेंट प्लानिंग करना पॉसिबल नहीं है। गवर्नमेंट चलो प्लान कर भी लेगी, बट जो प्राइवेट सेक्टर है वो अपने हिसाब से काम करेगा ना, वो अपने प्रॉफिट के लिए काम करेगा, ना कि वो सरकार के लिए काम करेगा। इसीलिए जो इम्पेरेटिव प्लानिंग है वो कमांड इकोनॉमीज में ही पॉसिबल है। और ये वाली जो कमांड इकोनॉमीज है ना, इनको सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमीज भी बोला जाता है। जैसे कि उस टाइम पे यूएसएसआर था, पोलैंड हो गया, हंगरी, ऑस्ट्रिया, रोमानिया, ये सारे सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमीज थी। और फाइनली चाइना तो है ही है, ये तो प्योरेस्ट एग्जाम्पल है कमांड इकोनॉमीज का। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, उस टाइम पे ये वाली जो कंट्रीज के जितने भी, ये जो यूएसएसआर हो गया, पोलैंड, हंगरी, तो यहाँ के जितने भी ग्रेट इकोनॉमिस्ट थे, ये सोवियत ब्लॉक कंट्रीज के, इन ये जो कंट्रीज है ना, इन कंट्रीज को बोलते हैं सोवियत ब्लॉक कंट्रीज। तो ये जो सोवियत ब्लॉक कंट्रीज के जितने भी इकोनॉमिस्ट थे, फिर वो गए ब्रिटेन, यूएसए गए वहां पे स्टडी करने के लिए उनकी। अब उस टाइम पे यूएसए में क्या था, यूएसए में कैपिटलिस्ट चल रहा था, कैपिटलिस्टिक सिस्टम अच्छे से चल रहा था। तो ये फिर यूएसए ब्रिटेन में गए, वहां पे उन्होंने प्रॉपर स्टडी करी, वहां पे उन्होंने सर्वे किए, और उनके साथ जो वहां के एक्सपर्ट्स थे, इकोनॉमिस्ट थे, उनके साथ इन्होंने डिस्कशन करी। अपनी जो कमांड इकोनॉमीज इनकी थी, अपनी कमांड इकोनॉमीज के बारे में इन्होंने डिस्कशन करी। और डिस्कशन करने के बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई, वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ये वाले जो इकोनॉमिस्ट थे, ये वापस अपनी ओरिजिन कंट्रीज में आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि उस टाइम पे वहां पे रेवोल्यूशन चल रही थी, तो ये जो इकोनॉमिस्ट थे सफर कर रहे थे, इसीलिए ये वापस अपनी ओरिजिन कंट्रीज में आ गए। फिर वहां पर, यहाँ पे तो वापस आए, तो यहाँ पे वापस आकर फिर इन्होंने ये नया कॉन्सेप्ट निकाला। इनको लगा कि स्टेट इकोनॉमी तो चलो है ही है, कमांड इकोनॉमी तो काम कर ही रही है, बट साथ में जो कैपिटलिस्टिक सिस्टम है ना, मार्केट का सिस्टम है, फ्री मार्केट वाला, वो भी होना चाहिए। स्टेट भी काम करे और मार्केट भी, दोनों कॉन्सेप्ट अगर दोनों सिस्टम साथ में चले तो शायद ये जो आइडिया है वो बेटर हो। तो इसका इन्होंने फिर नाम रखा मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी भी आ जाती है और स्टेट इकोनॉमी भी आ जाती है। फिर वहां पे स्टडी करने के बाद इन्होंने आकर मिक्स्ड इकोनॉमी का आइडिया दिया वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद। इसमें से एक फेमस इकोनॉमिस्ट थे ऑस्कर लांगे। जो ऑस्कर लांगे थे ये पॉलिश इकोनॉमिस्ट थे। तो ये जब वापस आए तो वापस आकर इन्होंने फिर अपनी कंट्री में पॉलिश स्टेट इकोनॉमिक काउंसिल बनाई और खुद इस काउंसिल के वो चेयरमैन बने। जैसे कि इंडिया में प्लानिंग कमीशन है ना, वैसे ही इन्होंने अपनी कंट्री में पॉलिश स्टेट इकोनॉमिक काउंसिल बनाई थी। और वहां पे फिर इन्होंने मार्केट सोशलिज्म का आइडिया दिया, अपनी कंट्री में ही इन्होंने मार्केट सोशलिज्म का आइडिया दिया 1950s में। बट ये वाला जो इनका आइडिया था ना तो इनकी अपनी कंट्री ने माना, अपनी इनकी कौन सी पोलैंड कंट्री थी, तो ना तो इनकी अपनी कंट्री पोलैंड ने माना, ना ही बाकी की जो स्टेट इकोनॉमीज थी उस टाइम पे उन्होंने माना। क्योंकि मिक्स्ड इकोनॉमी का जो इनका आइडिया था वो ना तो पोलैंड को पसंद आया, ना ही बाकी की इकोनॉमीज को पसंद आया। और अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना में 1966-69 में हुई कल्चरल रेवोल्यूशन। तो उससे पहले आइडिया जो चाइना था, चाइना में जो कमांड इकोनॉमी थी वो बहुत पीक पे चल रही थी, बहुत अच्छे से उनकी प्लानिंग चल रही थी चाइना की। बट कल्चरल रेवोल्यूशन होने के बाद सडनली चाइना में क्या हुआ, इकोनॉमिक स्लो डाउन आया। पहले 1949 में कमांड इकोनॉमी इनकी थी, काफ़ी अच्छे से चलती थी, अच्छे से क्या पूरे पीक पे चल रही थी चाइना की कमांड इकोनॉमी। जो चाइना की प्लानिंग थी, जो इकोनॉमिक प्लानिंग थी चाइना की, वो पीक पे चल रही थी। बट कल्चरल रेवोल्यूशन के बाद चाइना में थोड़ा सा इकोनॉमिक स्लो डाउन आया। तो स्लो डाउन आने के बाद जो चाइना में थे, फिर 1977 में चाइना में आए देंग ज़ियाओपिंग, जो कि 1977 से 97 तक चाइना में रहे थे। देंग ज़ियाओपिंग ने फिर क्या आइडिया दिया, फिर ये जो इकोनॉमिक जो उस टाइम पे क्राइसिस आया था चाइना में, तो उससे डील करने के लिए जो देंग ज़ियाओपिंग थे उन्होंने 1985 में ओपन डोर पॉलिसी अनाउंस कर दी। ओपन डोर पॉलिसी क्या थी? ओपन डोर पॉलिसी में चाइना ने बोला कि हम सबको इक्वल प्रिविलेजेस देंगे, अगर आप हमारे साथ ट्रेड करते हो, जितनी भी कंट्रीज इंक्लूडिंग यूएसए, ठीक है, यूएसए के, अगर यूएसए भी हमारे साथ ट्रेड करता है या कोई भी और कंट्री हमारे साथ ट्रेड करना चाहती है, तो हम सबको इक्वल प्रिविलेजेस देंगे। मतलब चाइना ने ओपन डोर पॉलिसी बाद में अनाउंस कर दी, अपनी सारी कंट्रीज में अनाउंस कर दी। और ये वाला जो ओपन डोर पॉलिसी का इनिशिएटिव था, ये मार्केट
सोशलिज्म की तरफ जा रहा था। अब ये चाइना क्या था, चाइना एक कम्युनिस्ट पॉलिटिकल डिजाइन था, बट फिर जब इन्होंने ओपन डोर पॉलिसी अनाउंस कर दी तो जो चाइना की कम्युनिस्ट पॉलिटिकल डिजाइन था ये धीरे धीरे मार्केट सोशलिज्म की तरफ जाने लगा। उस टाइम पे फिर 1989 में चाइना के जो स्टूडेंट्स थे वो डिमांड करने लगे कि हमें पॉलिटिकल रिफॉर्म्स चाहिए। वो चाहते थे चाइना में डेमोक्रेसी, बट तियानमन स्क्वायर में बीजिंग में जो ये प्रोटेस्ट किया था स्टूडेंट्स ने, उसको फिर रिप्रेस कर दिया गया, उसको दबा दिया गया। मिलिट्री फिर आ गई, मिलिट्री ने आकर इनके जो प्रोसेस था उसको, जो भी इनका प्रोटेस्ट था उसको दबा दिया गया। सिमिलरली सोवियत यूनियन में भी ऐसा ही हुआ। सोवियत यूनियन में क्या हुआ, सोवियत यूनियन में मिखेल गोर्बाचेव उनके लीडर थे, उसके अंडर उन्होंने पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का प्रोसेस शुरू करा था। कब करा था, 1985 में शुरू करा था, जिसको बोलते हैं पेरेस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट। अब इसमें फिर इन्होंने देखा कि स्टेट इकोनॉमी के जो फेल्ड इकोनॉमिक एक्सपीरियंसेस थे उससे डील करने के लिए इन्होंने ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स शुरू करे थे, जिसका नाम था पेरेस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट। इसका मतलब क्या था कि अपनी इकोनॉमी को फिर से रिस्ट्रक्चर करना और ओपन करना, क्योंकि उस टाइम पे ये डिमांड थी कि अपनी इकोनॉमीज को ओपन करो। और जो बाकी की ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमीज थी उन्होंने भी फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को फॉलो करना शुरू करा धीरे धीरे 1989 के बाद। अब इंडिया में भी 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे, एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे। तो धीरे धीरे जो बाकी के वर्ल्ड में जो स्टेट इकोनॉमीज वाली कंट्रीज थी उन्होंने फिर अपनी इकोनॉमीज में रिफॉर्म करने शुरू करे, मार्केट इकोनॉमीज की तरफ जाने लगी 1980s के बाद। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो अब पहले तो सोशलिस्टिक कंट्रीज थी, स्टेट इकोनॉमीज थी हर कंट्री में, तो हर कंट्री में नहीं बोलेंगे, मतलब जिन कंट्रीज में स्टेट इकोनॉमीज थी वहां पे इंपेरेटिव प्लानिंग चल रही थी। बट 1980s के बाद जितनी भी स्टेट इकोनॉमीज वाली कंट्रीज थी वो धीरे धीरे मार्केट इकोनॉमी की तरफ आने लगे। अब मार्केट इकोनॉमी की तरफ आएंगे, स्टेट इकोनॉमी में मार्केट इकोनॉमी भी मिक्स हो जाएगी, तो वो क्या बन जाएगी, मिक्स्ड इकोनॉमी बन जाएगी। तो जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है या मिक्स्ड इकोनॉमी है वहां पे जो इंपेरेटिव प्लानिंग है वो इतनी सक्सेसफुल नहीं रही थी। तो इसीलिए फिर जो कंट्रीज है वो इंपेरेटिव प्लानिंग की जगह पे इंडिकेटिव प्लानिंग की तरफ जाने लगे, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट हम करेंगे इंडिकेटिव प्लानिंग। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।